तो स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं विराम चिन्ह के उपयोग के बारे में। इससे पहले एपिसोड में हम सब ने पढ़ा है कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं, विराम चिन्ह होता कौन कौन है, इस सब की जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है। जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, इस सब के बारे में हम सब जान चुके कि विराम चिन्ह होता कौन है, विराम कौन है और चिन्ह कौन है। तो आज जानने वाले हो कि विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, अल्प का कहाँ होता है, अर्ध का कहाँ होता है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है, विस्मयादि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक, ये सब चिन्ह का उपयोग सर हम कहाँ करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हम तो वाक्य लिखते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता है, आज तक ये समझ नहीं आया कि कौन सा विराम का उपयोग हम कहाँ करें, जिनके कारण अगर ऐसा नहीं करते हैं, जिनके कारण आपका वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अर्थ निकलना चाहिए क्या, निकल जाता है क्या भाई। तो आज आप जानोगे कि कौन से विराम का उपयोग हम किस जगह करेंगे। इसके बाद आपको लाइफ में कभी दिक्कत ना होगी। आप हर वाक्य का अर्थ जो आप सोच के लिख रहे हो वही अर्थ होगा और सही अर्थ भी निकलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका ज़िंदगी भर का समस्या समाधान हो जाएगा। आप स्टूडेंट है या टीचर है या कोई भी हो, अगर आप शुद्ध लिखना चाहते हैं, अपना अर्थ को बेहतर समझना चाहते हैं, तो इस विराम का उपयोग आना चाहिए सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस विराम का उपयोग कि होता क्या है, कहाँ किसका उपयोग करते हैं, किस विराम का। इससे पहले आप विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन कौन सा विराम होता है नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए और सबसे पहले एपिसोड 17 विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसको देखिए। आइए देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि विराम होता कौन कौन है और चिन्ह होता कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर में अल्प विराम है, इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। यहाँ अल्प विराम के निशान बताया गया कि इस यही अल्प विराम है। 2 नंबर में अर्ध विराम जिसे सेमीकोलन कहते हैं। ये अर्ध विराम क्या होता है, वो बूंदा है, ऐसे कॉमा, ये हो जाता है अर्ध विराम। 3 नंबर में उप विराम है। उप विराम यहाँ देखिए ऐसे उप विराम है, यहाँ दे दर्शाया भी गया है कोलोन। 4 नंबर में पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, और ऐसे जब हिंदी लिखते लिखते राम घर जाता है यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं। 5 नंबर में प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे लगा होता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो ये लगा देते हो। उसके बाद 6 नंबर में विस्मयादि बोधक चिन्ह, हर्ष, शोक, घृणा वगैरह में जो लगता है, यहाँ है, ये है, ई वाला है, क्या है, ई वाला आपको हो जाएगा विस्मयादि चिन्ह, ई वाला। उसके बाद देखिए 7 नंबर में संयोजक चिन्ह, थोड़ा सा इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफेन कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर में निर्देश चिन्ह जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं, यहाँ है, ई है डैश, ई है क्या, संयोजक। उसके बाद 9 नंबर में लाघव चिन्ह, यहाँ जो 0 टाइप से देख रहे हैं ये लाघव चिन्ह है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या है कि 10 नंबर में त्रुटि चिन्ह है, यहाँ ये मार्क ऑफ ओमिशन, यहाँ त्रुटि चिन्ह, इसको त्रुटि चिन्ह कहते हैं। अब आप लोग समझने वाले हो भाई कि 1 नंबर में है अल्प विराम कहते किसे हैं, अल्प विराम का उपयोग होता कहाँ कहाँ है, कि अल्प विराम कहते किसे हैं, अल्प विराम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब इसका भाई हम समझने वाले इसके बारे में। अब इस समस्या समाप्त होने वाली है। अब कहाँ अल्प लगाएंगे, अब आप इस समझोगे कि अल्प लगाना कहाँ कहाँ है। ऐसे ही वाक्य शुरू कर देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, या हमको पता नहीं होता है भाई, यहाँ अर्ध विराम, जहाँ अर्ध लगना हो वहाँ अल्प लगा देते हैं, जहाँ उप लगना हो वहाँ अल्प लगा देते हैं। लेकिन आज समझिए अब अल्प का विराम होगा कहाँ कहाँ, अल्प हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में आइए 1 नंबर में हम सबको जानना है अल्प विराम के बारे में। देखिए यहाँ 1 नंबर में अल्प विराम यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। भाई अल्प का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव, मतलब कुछ देर के लिए रुकेंगे, तइके देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ा ठहराव, कुछ देर के लिए जब रुकेंगे तो उसे हम भाई उसे अल्प विराम कहेंगे। अल्प के अर्थ होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और विराम मतलब रुकाना, मतलब थोड़ा रुकना। अल्प विराम 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्प जोर विराम। अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना, मतलब थोड़ा रुकना, यहाँ लिखा भी गया है थोड़ा रुकना या थोड़ा ठहराओ।
तो भाई थोड़ी देर के लिए रुकना, इसका उपयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। मतलब अब तनिक देर के लिए जिस वाक्य में रुकेंगे कुछ देर के लिए वहाँ अल्प का उपयोग करेंगे। अब देखिए जैसे हम बतला रहे हैं कहाँ लगता है अल्प विराम। 1 नंबर नियम देखिए, 1 नंबर कह रहे हैं कि यदि वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, इससे, वरन, बल्कि, तथापि आदि अव्यय लगा हो तो उनके पहले हम अल्प कॉमा का उपयोग करते हैं। मतलब वाक्य के बीच में, इस बात को सब दिमाग में सेट करो कि कोनो वाक्य के बीच में परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, इससे, वरना, बल्कि, तथापि आदि, इस बीच में इस सारा बतवा कहाँ लागल होगा, कोनो वाक्य के बीच में अगर ये सब लागल होगा वहाँ हम किसका उपयोग करेंगे, कॉमा का, मतलब अल्प विराम का उपयोग करेंगे। जैसे देख लो, बोलो मगर धीरे से, ये वो पूरा वाक्य है, इसके बीच में मगर आ गया, अब यह जुड़ गया, तो इससे पहले हम किसका उपयोग करेंगे, कॉमा का। इसे लागा भी हुआ, देखो बोलो, अब बोलो के बगल में कॉमा लागल है, बोलो मगर धीरे से। दूसरा वाक्य देखिए, वह आया लेकिन चला गया, वह आया लेकिन चला गया, वाक्य के बीच में लेकिन लग गया, अव्यय आ गया, इससे पहले क्या लगा इसको। तो जब वाक्य के बीच में अगर कोनो अव्यय आ जाएगा, जैसे लेकिन आ गया, तो उससे पहले क्या लगा देंगे, कॉमा। जैसे देखिए वह आया, कॉमा लगा ले यहाँ कॉमा, लेकिन वह चला गया। तो आप इसको दिमाग में मतलब पूरा कंटिन्यू कर लीजिए कि अगर भाई वाक्य के बीच में कहीं भी अगर अव्यय आ जाता है, ये पूरा अव्यय में से कोई भी, तो हम उससे पहले क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। इस वाक्य के बीच में ये सब पूरा होगा, परंतु, किंतु, लेकिन ये सब केनहू आ जाए तो क्या लगा देंगे, कॉमा। जैसे देखिए यहाँ लागल भी है कॉमा, कॉमा। उसके बाद दूसरा देखिए बतलाते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा नियम कॉमा कहाँ लगेगा, कह रहे कि यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आ जाए, एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आ जाए वहाँ हम कॉमा लगा देंगे। जैसे देख लीजिए, शब्द एक ही प्रकार का शब्द कैसे आएगा, राम, श्याम, मोहन और सोहन दोस्त है। एक ही प्रकार से राम श्याम, जब राम श्याम आया तो देखिए यहाँ कॉमा लगा दिए, यहाँ कॉमा लगा दिए। मोहन और सोहन दोस्त है, मोहन भी सोहन आया है तो इसमें कॉमा नहीं लगा है, क्योंकि बीच में क्या लग गया है, और लग गया है। जब एक ही प्रकार के शब्द आने लगे, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, ये सब दोस्त है, तो ये सब क्या लगाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे। एगो नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन दोस्त है। तो एक ही प्रकार से शब्द है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, सीता, गीता, रीता और नीता सहेली है, तो सीता, गीता लंग क्या हो जाएगा, ऐसे जब सीता, गीता के लंग कॉमा हो जाएगा। समझ गए। वह क्या देखिए, वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है, ये सब एगो वाक्यांश हो गया। वह आता है कॉमा लग गया, पढ़ता है और चला जाता। तब कहिएगा सर पढ़ता है लंग कॉमा काहे नहीं लगा है, भाई कॉमा इसलिए नहीं लगा है क्योंकि भाई वो और तो लगल ही हैं, और लागल है, इसीलिए कॉमा का उपयोग नहीं होगा। समझ रहे। वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है। अब देखिए पढ़ाता भी कैसे है, अगर है कॉमा का अर्थ होता है थोड़ा रुकना, तो ये लंग कॉमा लंग थोड़ा रुकेंगे। जैसे वह आता है, उसके बाद फिर हम कॉमा लागल है नहीं, एक बार पूर्ण विराम है लंग लागल है, तो ये वाक्य अब एक बार में पूरा पढ़ जाएंगे। वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है, ऐसे पढ़िएगा वाक्य, ऐसे पढ़ाएगा, शुद्ध उच्चारण इसका ऐसे होगा। कैसे, वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है। वह आता है लंग थोड़ा रुकना है, उसके बाद कहीं रुकना नहीं है, एक बार यहाँ रुकना है। समझे। वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है। समझ गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमा। अब देखिए, अब समझना है कि अगला नियम की कॉमा कहाँ लगाएंगे। करे कि यदि वाक्य में यह, उस, तब, अब, या, तो अगर लुप्त हो वहाँ कॉमा लगा देंगे। वाक्य में यदि यह, उस, तब, अब, या, तो अगर ये लुप्त मतलब छिपा हुआ, लुप्त मतलब छिपा हुआ हो, वहाँ हम क्या लगाएंगे, वहाँ हम भाई लगाएंगे कॉमा। देखिए, मैं जो कहता हूँ, ध्यान से सुनो, इसमें उसे लगना चाहिए था, ज़रा सोचिए, अपना माइंड लगा के सोचिए। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, ऐसे शुद्ध होता। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, लेकिन उसे को हटा दिया गया है, लुप्त है इसमें। अगर ये सब लुप्त हो वहाँ कॉमा होता है। मैं जो कहता हूँ तो उहे लगता, ध्यान से पहले उसे लगना चाहिए था,
तो लेकिन नहीं है, लुप्त है, इसीलिए यहाँ हूँ लंग कौमा लागल है। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो तो कौमा। वाक में अगर उ से यह, उ से तब, अब, यह तो अगर लुप्त हो जाए तब भाई कौमा लगाना। जैसे कब वह गया कह नहीं सकता, अगर इसमें कुछ लुप्त है, यह लुप्त है, यह छिपा हुआ है, कैसे इसका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाक्य कैसे होता, मतलब वाक्य भी शुद्ध है लेकिन इसमें छुपा लिया गया है यह को। जैसे कब वह गया यह कह नहीं सकता, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यह लुप्त है, इसीलिए भाई कह से पहले क्या लगाए हैं, कौमा लगाए हैं। समझे। इसके बाद देखिए कि कौमा का उपयोग हम कहाँ करेंगे। उसके बाद यदि वाक्य के आरंभ में, आरंभ मतलब समझते हैं, आरंभ मतलब शुरुआत में, यदि वाक्य के आरंभ में क्या लगल हो, हाँ, वाक्य के आरंभ में, हाँ, एक मिनट भाई, एक, वाक्य के आरंभ में कह रहा है कि हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी आदि लगा हो, वहाँ कौमा लगाएंगे। मतलब वाक्य के शुरुआती में कह रहा है कि वाक्य के आरंभ मतलब कौन वाक्य शुरू हो रहा है तो साफा शुरुए में अगर हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी ये सब लागल होगा नू तो कौमा लगाइएगा। जैसे वाक्य के शुरुआती में सब लग जाए, जैसे देखो, हाँ मैं जानता हूँ, अभी वाक्य पूरा शुरू होने वाला है, इससे पहले ही कथी लागल है, हाँ लागल है, हाँ, तब कौमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कौमा। वाक्य के शुरुआती में ही हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी ये सब लागल आ जाए तो वहाँ कौमा लगाइएगा। जैसे वाक्य मैं जानता हूँ, इसे शुरू होने से पहले ही क्या लागल है, हाँ, तो कौमा। यह तो पागल है, यह तो गलत है, ये वाक्य है ना, इससे पहले ही कैसे लागल है, नहीं, तब कौमा हो जाएगा। वाक्य शुरू होने से पहले ही अगर हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी लागल हो तो कौमा होगा ही होगा। जैसे एक और, जैसे देखिए, सचमुच वह इतना बुद्धिमान है, कौमा लग गया। छी यह क्या कर दिया, ये वाक्य शुरू होने से पहले कथी लागल है, छी लागल है, तो कौमा लगा दिया गया है। कि यदि वाक्य शुरू होने से पहले ही हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच ऐसा लागल हो तो हम क्या लगाएंगे, कौमा लगाएंगे मेरे भाई, हमेशा याद रखना। अगला नोट कुछ देख लीजिए, इसका नियम क्या है। अंतिम वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ सकता है। जैसे छी यह क्या कर दिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ सकता है। संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, कह रहे क्या मतलब इसके बारे में बतला रहे हैं कि संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करें। संबोधन के बाद, जैसे कि संबोधन को, संबोधन मतलब बुलाना, पुकारना, कि अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, तो वहाँ कौमा लगेगा। तुम कहाँ गए थे प्रश्नवाचक है, इसीलिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब अगर कहीं भी वाक्य में लागल हो वहाँ प्रश्नवाचक होता है। ऐसे वाक्य में कहना कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब लागल हो तो हम प्रश्नवाचक के चिन्ह का उपयोग करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, जब सवाल पूछेंगे किसी से वहाँ प्रश्नवाचक लगाते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम क्या पढ़ रहे हो, अगर ऐसा प्रश्न पूछने लगेंगे वहाँ प्रश्नवाचक का उपयोग होता है। समझे। आगे देखिए, अगला नियम कह रहा है भाई कि अगला नियम कि यदि किसी शब्द को 2-3 बार दोहराना हो तो हम वहाँ कौमा लगाएंगे। जैसे नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, ऐसा देखिए, अगर किसी वाक्य को 2-3 बार दोहराना हो, जैसे किसी शब्द को नहीं, नहीं, एगो शब्द है, कितना बार दोहरा है, 2 बार दोहरा दिए, नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तो जब एक शब्द को 2-3 बार दोहराना वहाँ कौमा लगाएंगे। जैसे यहाँ कौमा, यहाँ कौमा। वह दूर से, बहुत दूर से आया था, वह दूर से ना, बहुत दूर से आया था, तो यहाँ कौमा। जब एक शब्द को दोहराना पड़ जाए वहाँ कौमा लगा देना। समझे। उसके बाद देखिए, तिथि में इसका प्रयोग होता, मतलब कौमा लगता है। तिथि का जब हम बात करेंगे तो तिथि में भी कौमा लगाते हैं। जब तिथि का, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तिथि का उपयोग मतलब 15 अगस्त, इस तारीख नहीं बतला रहा है। जब तारीख का उपयोग करने लगेंगे वहाँ कौमा हो जाएगा। अथवा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। समझे। अगला नियम देखिए, अगला मैं बतला रहा हूँ
कि पत्र में संबोधन या स्वनिर्देश के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रिय सुरेश, जब लिखेंगे प्रिय मित्र कॉमा लगा देंगे, प्रिय सुरेश कॉमा आपका लाडला, नीचे ना लिखते हैं कि तुम्हारा प्रिय पुत्र, तुम्हारा लाडला, तो वहाँ कॉमा लगेगा, समझे। पत्र के संबोधन जब करना हो, जैसे शुरुआत, तो वहाँ क्या कॉमा लगता है, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में अगला विराम के बारे में हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है अर्धविराम। कि अर्धविराम किसे कहते हैं भाई? अर्धविराम क्या होता है? ऐसे अर्धविराम होता है, आपको बतला रहे, एगो ऐसे बूंदा, एगो कौमा, एगो बूंदा, एगो कौमा, एक बूंदा और एक कौमा को कथी कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं, ठीक है। एक बूंदा एक कौमा को कहते हैं अर्धविराम। तो अल्प से अधिक अपूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इसका उपयोग होता है। अर्धविराम को दिमाग में सेट कर लीजिए, है तो कौमा है फुल स्टॉप है, ऐसे कौमा है फुल स्टॉप है, कौमा कौमा फुल स्टॉप। तो है कौमा से ज़्यादा अब फुल स्टॉप से तरीका कम है, मतलब बीच में मतलब अल्प विराम से अधिक। अल्प विराम मतलब कौमा हो गया, अल्प विराम को इंग्लिश में कथी कहते हैं? कौमा कहते हैं। अल्प यहाँ क्या है? कौमा है। अल्प विराम से अधिक, इससे अधिक, एकरा से कम, ये पूर्ण विराम हो गया, आई अल्प हो गया। तो अल्प से ज़्यादा मतलब कौमा से ज़्यादा, फुल स्टॉप से कम, मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम का कम, जब मतलब कम के लिए अर्धविराम का उपयोग होता है। अर्धविराम क्या होता है? अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, ये अल्प विराम का निशानी है, समझ गए। तो देखिए अब अल्प विराम, ऐसे अल्प विराम लगता कहाँ है? जैसे एगो बूंदा, मतलब एगो बूंदा और कौमा, ये कथी है? अल्प विराम है। तो इसका उपयोग होता कहाँ है? अब हम लोग देखते हैं अर्धविराम का उपयोग कहाँ करेंगे, कहाँ लगाएंगे, इसके बारे में देखिए। मतलब अर्धविराम का उपयोग हम कहाँ करेंगे बतलाते हैं कि जहाँ मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का संबंध बहुत अधिक ना हो, तो ऐसे वाक्यों के बीच संबंध ना होते भी कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहता है, वहाँ अर्धविराम का उपयोग होता है। जैसे समझ जाइए कि अर्धविराम कहाँ लगेगा, जैसे के मध्य में समझ जाइए कि नदी के किनारे टहल रहा था, मंद मंद हवा चल रही थी, हम लोग बातों में गुमसुम थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। कह रहे कि जहाँ मुख्य नदी के किनारे टहल रहा था और मंद मंद हवा भी चल रही थी, ये भी पूरा वाक्य है, ये भी पूरा वाक्य है। यहाँ अर्धविराम लगल है, फुल स्टॉप एवं कॉमा, यहाँ देखिए फुल स्टॉप एवं कॉमा। हम लोग बातों में गुमसुम थे कि, अब इला कहिएगा सर काहे ना कुछ लगा है, थे कि, क्या कि यहाँ संबंध तो खुद की लग गया है, इसीलिए सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। यहाँ वाक्य समाप्त हो वहाँ पूर्ण विराम हो जाता है। तो यहाँ से शुरू हुआ वाक्य, यहाँ समाप्त हो गया, इसीलिए यहाँ पूर्ण विराम और बीच में क्या अर्धविराम का उपयोग हो रहा है। उसके बाद देखिए यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो, वहाँ अर्धविराम होता है। कि मुख्य वाक्य के मतलब रिजल्ट की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो, दूसरा वाक्य से तुलना करना हो, वहाँ अर्धविराम का उपयोग करते हैं। जैसे बड़े ऑफिसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया, बिल्कुल शांति छा गई, लोगों की जुबान बंद हो गई, लोग अपने अपने काम में चले गए। देखिए बड़े ऑफिसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया, पूरा सवाक है एक बार का ना, वहाँ क्या लगा है? अर्धविराम। बिल्कुल शांति छा गई, फिर यहाँ अर्धविराम। लोगों की जुबान बंद हो गई, अर्धविराम। लोग अपने अपने काम में चले गए, यहाँ पूरा, यहाँ शुरू, यहाँ वाक्य समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप है, समझे। अब देखिए आगे बतलाते हैं। अगला नियम है कि अर्धविराम का उपयोग कहाँ होता है? कि जब वाक्य और उपवाक्य में बहुत अधिक संबंधता ना हो, जब उपवाक्य में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध ना हो, वहाँ हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। जैसे अब क्या करूँ, वह रूठ कर चला गया। अब यहाँ से वाक्य शुरू हुआ, यहाँ समाप्त हुआ, इसीलिए फुल स्टॉप। यहाँ एगो उपवाक्य है कि अब क्या करूँ, तो यहाँ अर्धविराम, एगो बूंदा आ कौमा, अर्धविराम उपयोग है। अब देखिए किसे समझाऊँ, वह समझने वाला नहीं, सिर्फ अपने मन की करता है।
किसे समझाऊँ, ये तो वाक से ज़्यादा संबंध ना है। अगर समझने वाला होता तो रूठ के जय भी नहीं करता। यहाँ अर्थ विराम, वह समझने वाला नहीं और अर्थ विराम सिर्फ अपने मन की करता है। भाई वाक यहाँ समाप्त हुआ, इसीलिए पूर्ण विराम। चलिए आप समझ गए अर्थ विराम के बारे में। अब 3 नंबर में उप विराम के बारे में जानने वाले। 2 गो तो ऊपर नीचे बूंदा, ये कथी कहलाता है? उप विराम। जैसे देखिए ना यहाँ, ये उप विराम कहलाता है। अब उप विराम भाई बड़ी आसान है। उप विराम मतलब ऊपर नीचे बूंदा को उप विराम कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है समझ लीजिए। इस चिन्ह का उपयोग प्रायः पुस्तक, निबंध इस के शीर्षक में होता है। कोई भी पुस्तक के या निबंध के शीर्षक में, मान लो भाई तुम्हें किसी चीज़ पर, जैसे विज्ञान एक अभिशाप, विज्ञान एक अभिशाप, अगर इस पर तुम्हें निबंध लिखना है तो इसका तो नाम शीर्षक होगा ना, इसीलिए इस पर भाई उप विराम का उपयोग होगा। शीर्षक देने में, शीर्षक का उपयोग करने में, निबंध जब लिखते हैं तो जब उसका शीर्षक लिखना हो या पुस्तक लिखना हो तो जो मेन हेडिंग होता है, हेडिंग को क्या कहते हैं? शीर्षक। तो वहाँ हम उप विराम का उपयोग करते हैं। जैसे समझिए, जैसे क्या होगा, कश्मीर ए ट्रेजेडी ऑफ ईयर्स एगो पुस्तक के नाम है। अब पुस्तकवा के ऊपर ओकर नाम कथी है? कश्मीर ए जेड्री ऑफ एरर्स। इसीलिए यहाँ जब किताब के नाम हो चाहे निबंध लिखना हो तो हम कथी करेंगे? तो किताब लिखना हो या निबंध लिखना हो तो उसको हेडिंग में, शीर्षक में ही उप विराम लगा देंगे। जैसे विज्ञान अभिशाप या वरदान, निबंध या शीर्षक हो गया, निबंध का एगो शीर्षक हुआ ना, तो विज्ञान यहाँ क्या लगा गया? उप विराम। ऐसे इसके अलावा और भी अगर आपको निबंध लिखना हो तो निबंध के शीर्षक में या पुस्तक के नाम में उप विराम का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम जैसे फुल स्टॉप, भाई जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है, सीधी सी बात है। सीता घर जाती है लंग समाप्त हुआ, फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। पूर्ण विराम का अर्थ देखिए, कह भी रहा है कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहराव। मतलब जो वाक्य जहाँ पूरा रुक जाए, पूरा ठहर जाए, उसे आगे बढ़ने वाला नहीं है, अब नहीं जाएगी आगे। जैसे सीता घर जाती है, इसे आगे नहीं बढ़ रही है। राम आम खाता है, तुम क्या, जैसे जहाँ वाक्य हमेशा के लिए रुक जाए, ठहर जाए, वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है। जैसे इसका प्रयोग 2 स्थितियों में होता है। कह रहे कि वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का उपयोग होता है, जहाँ वाक्य पूरा रुक जाए। जैसे देखिए, जैसे बतला रहे, वह पढ़ रहा है, यहाँ तो वाक्य पूरा रुक गया है लंग, इसीलिए फुल स्टॉप लगा दिए। राधा नाचेगी, वाक्य तो यहाँ रुक गया, इसे आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिए, इधर लागल भी है फुल स्टॉप। उसके बाद दो कारण में होता है। 2 कारण कौन कौन बतला रहे? कभी कभी किसी घटना का नाटकीय रूप या सजीव वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब कोनो घटना के चाहे नाटक के जिंदा दर्शावेला, सजीव दर्शाने के लिए, सजीव का वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है, सजीव दर्शाने के लिए। जैसे स्टेडियम में हजारों भीड़, फुल स्टॉप। अंतिम गेंद, अंतिम बल्लेबाज, 4 रनों की जरूरत, विराट कोहली का प्रवेश और रहा छक्का, भारत की विजय। क्या है कि किसी घटना का या नाटकीय रूप का दर्शाने के लिए भी फुल स्टॉप लग जाता है। जैसे स्टेडियम में हजारों की भीड़, अंतिम गेंद, अंतिम बल्लेबाज, 4 रनों की जरूरत, विराट कोहली का प्रवेश और रहा छक्का, भारत का विजय। हर जगह क्या लग रहा है? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। क्या है कि ये क्या है? कोई घटना है या नाटक का सजीव रूप दर्शा रहे, इसीलिए यहाँ हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं ऐसे हालातों में। जैसे स्टेडियम में हजारों के भीड़, अंतिम गेंद, अंतिम बल्लेबाज, 4 रनों की जरूरत, विराट कोहली का प्रवेश और रहा छक्का, भारत का विजय। समझे? इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बता रहे अब प्रश्नवाचक के बारे में कि प्रश्नवाचक लगता कहाँ है। भाई तो बड़ा आसान है भाई, तू सब खुद जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह कि लगता कहाँ कहाँ है। प्रश्नवाचक, इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये लगता कहाँ कहाँ है। जैसे इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने, जिज्ञासा या संदेह आदि की स्थिति में होता है। प्रश्न जब हम कोनो से पूछेंगे ना, वहाँ प्रश्नवाचक लगा देंगे। जैसे क्या आप पढ़ते हैं, पूछ रहे कि तू पढ़लस कि ना पढ़लस, बताओ क्या आप पढ़ते हैं, तो प्रश्नवाचक।
फुल स्टॉप ना लगाएंगे, जहाँ भी प्रश्न के बात आ जाए वाक्य में कहाँ, क्यों, कैसे, कब, यहाँ हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा वाक्य क्या है कि आप क्या पढ़ते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि तुम क्या पढ़ते हो, बताओ ना तू क्या पढ़लस, वहाँ क्या लगेगा, फुल स्टॉप लग गया, लग गया। आगे देखिए, आगे समझना है कि जिज्ञासा, उत्सुकता या संदेह की स्थिति में भी क्या लग जाता है, प्रश्नवाचक। जैसे आप उमेश जी के पुत्र है, मतलब पूरा संदेह है, गीता अच्छी लड़की है ना, पूछ रहे है कि ना है, बताओ ना, तो वहाँ प्रश्नवाचक। इसके अलावा देखो प्रश्नवाचक का चिन्ह उपयोग कहाँ का होता है, तुम कहाँ रहते हो, पूछ रहे तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न हो गया, प्रश्न लगा देंगे। तुम्हारा क्या नाम है, हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो है हम प्रश्नवाचक लगा देंगे। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, है हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक लगाएंगे, क्योंकि हम प्रश्न पूछे हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, हम फुल स्टॉप न लगा के प्रश्नवाचक लगाएंगे। जब प्रश्न पूछने लगेंगे वहाँ क्या लगेगा भाई, प्रश्नवाचक लगेगा, समझे। आप प्रश्नवाचक मतलब सीधे समझ गए होंगे। इसके बाद आगे समझिए, आगे अब आप लोग समझने वाले हो भाई विस्मयादि चिन्ह के बारे में, कि विस्मयादि चिन्ह का उपयोग होता कहाँ है। विस्मयादि चिन्ह, इसको ऊपर से गुलाठी लिखा, नीचे बूंदा, ऐसे, इसको विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ दिया भी गया है विस्मयादि चिन्ह के उपयोग के बारे में। देखिए ये विस्मयादि चिन्ह है, इस चिन्ह का उपयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। जैसे हर्ष मतलब खूब खुशी, गम चाहे कोनो से घृणा के बात आ जाए, दर्द के बात आ जाए, आश्चर्य के बात आ जाए, भय के बात आ जाए, शोक के बात आ जाए, वहाँ क्या लगता है, वहाँ विस्मयादि चिन्ह लगता है। जैसे बतला रहे भाई इस हालात में, जैसे वाह अच्छा किया, मतलब बड़ी खुशी की बात है कि वाह बड़ी अच्छा किया, यहाँ विस्मयादि लगा देंगे। वाह लंग भी विस्मयादि, किया लंग भी, अच्छा किया लंग भी विस्मयादि। जब हर्ष के मतलब खूब खुशी के बात आ जाए, शोक के मतलब गम के बात आ जाए, टेंशन के, आह वह मर गया, आह लंग विस्मयादि लगा देंगे, वह मर गया, लास्ट में फुल स्टॉप ना लगेगा, विस्मयादि लगेगा। जब सुख के बात हो लगे वहाँ विस्मयादि लगाते हैं। आश्चर्य या भय मतलब डर आ जाए दिल में, वहाँ विस्मयादि होगा। जैसे बाप रे कितना भयानक शेर है, यहाँ क्या हो जाएगा, विस्मयादि, यहाँ भी विस्मयादि। अब देखिए छी छी ऐसा घृणा, मतलब बड़ी घृणा वाला काम करोगे, छी छी ऐसा नीच काम करोगे तुम, यहाँ क्या लगेगा, विस्मयादि, यहाँ भी विस्मयादि, यहाँ भी विस्मयादि। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा देवी देवता ईश्वर आदि के संबोधन में भी विस्मयादि लगेगा। जैसे हे ईश्वर उसका कल्याण करो, देवी मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर। जब हम संबोधन करेंगे ना, संबोधन में भी क्या लगा देंगे, विस्मयादि। उसके बाद आगे समझना है आप सबको भाई संयोजक चिन्ह। देखिए कह रहे कि इस चिन्ह संयोजक चिन्ह के बारे में क्या होता है, छोटा सा ये संयोजक है, ये डैश है, तो हम संयोजक की बात कर रहे हैं। यहाँ 7 नंबर कह रहे कि इस चिन्ह का उपयोग संस्कृत में नहीं होता है, हिंदी अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। किसका, संयोजक का। जब दो शब्दों को जोड़ता हो तब संयोजक का चिन्ह होता है, जब दो को शब्द जोड़ने लगे। जैसे हम बतला रहे भाई दो को शब्द को जोड़ेगा, जैसे सीताराम, सीताराम में संयोजक लग गया। मुर्गा मुर्गी संयोजक। राधा कृष्ण, क्या ऐसे, राधा संयोजक, कृष्ण। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, गधा गधई, घोड़ा घोड़ी, अच्छा बुरा, लाभ हानि, यहाँ क्या होता है, संयोजक का चिन्ह होता है। निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, डैश का, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको डैश। कुछ लिख के परिभाषा लिखना, डैश दे देते हैं, मतलब परिभाषा लिखने से पहले डैश दे देते हैं, डैश, ये डैश है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है, किसी बात पर बल देने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, आदेश दे रहा है कि 2 बेटा रहे। देखो भाई कोनो चीज़ का परिभाषा लिखने से पहले टॉपिक बना लिख के, जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं लिखना हो तो वर्णमाला ऐसे डैश होगा। अब कितना वो रख के ऐसे लिखता है भाई, ये अपना सुंदर दिखने के लिए लिख रहे हो। हाई जो तीर बना रहे हो ये नहीं होता है, सीधे ऐसे डैश होता है, सीधे ऐसे डैश होगा।
फिर कह रहे हैं कि किसी बात पर बल देने के लिए किसका उपयोग होता है? निर्देश जैसे लव कुश। गांधी जी ने कहा आराम हराम है, कहा गांधी जी ने कहा, आदेश किसी बात पर बल दे रहा है, क्या कहा, तो यहाँ डैश होगा। लेखक, पुस्तक, उदाहरण के नाम से पहले भी डैश का प्रयोग होता है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, किसने कहा था? तो डैश देकर लिख देंगे कबीर ने, यहाँ डैश का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे जानोगे किसी संवाद के वक्ता से पहले भी डैश का। जैसे डॉक्टर बोला तुम्हें क्या हुआ, रोगी बोल रहा है जी शरीर में दर्द है, डॉक्टर लिखे डैश दे दिए, रोगी लिखे डैश दे दिए, ये सब भी। आगे देखिए लाघव चिन्ह का उपयोग कहाँ का होता है? लाघव का जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर शॉर्टकट में मतलब संक्षेप में लिखना हो तब लाघव का उपयोग होता है। जैसे राम कुमार प्रसाद, तो राम कुमार कुल लिख के इसे जीरो लगा दिए, प्रसाद ये लाघव चिन्ह है। डॉक्टर सिंह, तो डॉक्टर ये लाघव चिन्ह, जीरोवा का नाम कथी है? लाघव सिंह। ग्राम प्लस पोस्ट, तो ग्राम लाघव प्लस पोस्ट लाघव, शॉर्टकट में लिखना हो तो लाघव का उपयोग करते हैं। जैसे प्रसाद, तो प्र लिख के इसे लाघव लगाते हैं, जो गोलका जीरोवा लगाते थे इसका नाम कथी है? लाघव है। जिला, तो जी लिख के ऐसे लगा दिए, ये कथी हो गया? लाघव चिन्ह हो गया। ठीक है, अब अंतिम लास्ट समझने वाले हो, त्रुटि चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? त्रुटि चिन्ह का उपयोग ऐसे, इसका नाम त्रुटि है। जैसे लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो उस छूटे हुए शब्द या वाक्य को ऊपर लिख कर नीचे उस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मान लो हमको कोनो वाक्य लिखना है, वाक्य लिखते लिखते उसमें कोनो को बीच में का शब्द छूट गया तो वहाँ हम त्रुटि चिन्ह लगा के ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं दूध रोटी पसंद करता हूँ लिख दिए, लेकिन हमको याद बाद में आया कि रे हम तो खाना लिखवे ना किए हैं, दूध रोटी खाना पसंद करता हूँ लिखना था, तो यहाँ दूध रोटी, अब बीच में कथी लगल है? यहाँ त्रुटि के चिन्ह लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे ऊपर खाना। कितना लड़का क्या करता है, मैं दूध रोटी ऊपर लिख देगा हेलन खाना, हेलन से तीर के निशान लगा देगा भाई गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जब बीच में कोनो वाक्य छूट जाए तो ऐसे त्रुटि लगा के ऊपर लिखिएगा, त्रुटि चिन्ह है। आप कहिएगा सर जी अगर ऊपर जगह ना होगा तब हम कहाँ लिखेंगे? तो त्रुटि लगेगा, तो ऊपर भरे निर्देश कर रहा है तो इसको नीचा भरे निर्देश करके नीचा लिख दो खाना, एलंग खाना। अगर वाक्य छूट जाए चाहे शब्द छूट जाए तो त्रुटि चिन्ह दे के ऊपर लिख देना। मोहन आज दिल्ली जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, ये पूरा लिख देता, याद है कि ये वह वहाँ पढ़ना चाहता है तो वाकई भुला गए है लिखना, तब त्रुटि चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ लगाया है और तब लिखा है मोहन आज दिल्ली जा रहा है, वह वहाँ पढ़ना चाहता है, मैं भी उसके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। ये हुआ, ये पूरा, अब क्या सब ये पूरा वाक्य हुआ। उसके बाद 2 नंबर पर हुआ, तब 3 नंबर पर ये हुआ। इसके बाद कोष्टक के बारे में मैं नहीं बताया हूँ सर, कोष्टक का उपयोग कहाँ होता है? तो जब कोनो शब्द लिख दिए जैसे कि मैं दूध रोटी खाना पसंद करता हूँ, पसंद के अर्थ अगर समझाना हो तो जैसे लाइक, तो इन्हें कोष्ट में लाइक लिख देते हैं। उसके बाद जैसे कि मोहन आज दिल्ली जा रहा है, अब दिल्ली नहीं लड़का समझ रहा है तो दिल्ली के अगर समझाना हो कि एगो शहर के नाम है तो दिल्ली के बगल में शहर लिख देंगे, कोष्ट लगा देंगे, यह कोष्टक का उपयोग होता है। उम्मीद है कि आप पूरा विराम का उपयोग कब कहाँ कैसे होता है आप बेहतर समझे होंगे। अगर समझे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, आपको हिंदी ग्रामर आप सबको बहुत बेहतर तैयारी करा दूंगा मैं, बस आप चैनल से लगातार बने रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।